हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं आपका दोस्त और होस्ट तरुण आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में हमने दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर रखे थे। पहला जो था वो था आपका हिमालय, ओके, और सेकंड वाला जो था वो था आपका पेनिनसुला प्लेटू, यानी आपका प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और इसके बाद जो हम आज करने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है प्लेन्स, है ना, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे कोस्टल प्लेन हो जाएगा, हमारा मरुस्थल डिजर्ट हो जाएगा, और ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जनरली लोग दो ही आइसलैंड के बारे में बताते हैं ना, अंडमान निकोबार और क्या बोलते हैं लक्षद्वीप। अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, बहुत सारे आइसलैंड इंडिया में छोटे छोटे, तो सबको हम अपन यहाँ पे कवर करने वाले, ठीक। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे भारत के जो उत्तर की जो मैदान है वो, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि जो मैदान रहते हैं वो कैसे बनते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, रिवर्स रहते हैं, है ना। ये आपका हिमालयन रेंज हो गया, ये दिख रहा है आपको मस्त मोटा सा, ये बढ़िया सा, ठीक है। यहां से क्या करेंगी, नदियां फ्लो करती, बहुत सारी नदियां रहती, तो हम क्या करते हैं, नदियों को अलग अलग डिवीजन में, मतलब एक कैचमेंट एरिया में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वो जो डिवीजन रहता है वो उसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं, किसमें हम जो पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखना, ये सिंधु यानी इसी को बोला जाता है इंडस, इसी से हमारे देश का नामकरण हुआ है, इंडस से इंडिया, ठीक है। इंडस सिस्टम हो गया, फिर हम देखेंगे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो रेंज दिख रहा है, ये देखिए, ये पूरा ग्रीन ग्रीन टाइप को दिख रहा होगा आपको, है ना, ये दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये वाला रेंज पूरा, ठीक है। ये आपका इंडस यानी आपका सिंधु के लिए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका गंगा के लिए हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला जो रेंज है ये ब्रह्मपुत्र, गंगा पूरा यहां तक, ठीक है। तो ये क्या कर रही, जो नदियां हैं ये अपने साथ धीरे धीरे क्या करती है, सेडिमेंट जमा करती हैं, और किसका फॉर्म करती है, मैदान यानी प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये वाला जो कॉर्नर वाला दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। इधर ये जो दिख रहा है ये हो जाती है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। ये क्यों बनते हैं इसको भी अपन देखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम बात, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जो उत्तर के मैदान है अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मैदान होता है ये जो मैदान रहता है ना, इसको इनकी भू आकृति के आधार पर, मतलब जो इनकी संरचना होती है उसके आधार पर क्या करते हैं, हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि याद करिए, हिमालय को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था, सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे, जो मैदान रहते हैं उसको क्या करेंगे, चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब सीधी सी बात है, हिमालय जैसे हम पढ़ते हैं ना, ट्रांस हिमालय हो गया, फिर ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेम ऐसी, मतलब नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, चार भाग में अपन इसको तोड़ देते हैं। कुछ नहीं, देखो वो जो मैदान रहता है वो अपने आप में एक मैदान वाला पार्ट है, सीधी सी बात है। ये आपका हिमालय हो गया, यानी कोई भी पहाड़ हो गया, वहां से जब नदियां फ्लो करेंगी, है ना, नदी जब फ्लो करते तो किस में बहेगी, ये प्लेन वाले एरिया में बहती है। तो ये जो प्लेन एरिया है ना, पहाड़ को आप भूल जाइए, अभी पहाड़ का कोई रोल नहीं है। जो प्लेन एरिया है जहां से नदियां जब फ्लो करना शुरू करती है एक समतल वाले एरिया में, तो उन्हीं भागों को अलग 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 क्या किया हमने, डिवाइड किया है अपनी सुविधा यानी अपनी अध्ययन की दृष्टि के अनुसार से, बस वही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। बिल्कुल हम दिखाने वाले हैं कि किसको भाबर बोला जाता है, किसको तराई बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अपन देखेंगे वन बाय वन, है ना। ये होता है आपका भाबर, ये होता है आपका तराई, ठीक है, ये हो जाता है आपका भांगर, और ये लास्ट वाला होता है खादर, ठीक। आप बोलोगे सर पिक्चर बस दिखा दिए, बता ही नहीं रहे हो करके, तो बिल्कुल आप बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए। हम यहाँ पे वन बाय वन करने वाले हैं, एक एक चीज आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, और आपको, है ना, ये चीज बिल्कुल याद होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाबर से, ठीक है। तो भाबर होता क्या चीज है, देखो हिमालय से जब नदियां निकलती हैं, ठीक है, ये आपका हिमालय हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट मैंने क्या बताया था, शिवालिक, ओके। तो जो शिवालिक वाला जो रेंज है, ये है आपका शिवालिक, सपोज सबसे नीचे वाला। यहां से जब नदियां निकलेंगी, हाँ, नदियां निकलती हैं तो क्या करती है, देखियो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा, है ना, बिल्कुल ये इस पट्टी में, ठीक, ये निकल रही हैं नदियां, और धीरे धीरे क्या करती हैं, अपने साथ जो पत्थर रहते हैं उसको क्या करती है, यहाँ से रगड़ते चलती हैं, और उनको क्या करती है, छोटे छोटे शेप में यहाँ पे इकट्ठा करते चलते, ठीक है। इकट्ठा कर रही है, इकट्ठा कर रही, धीरे देखो एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं, बहुत दिन से चलती आ रही है प्रोसेस, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगी, इसको ये इकट्ठा करते चलती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा एक एरिया इस टाइप से आपको दिखने लग जाता है। और क्या लगता है कि भाई यहाँ पे तो नदियां गायब ही हो गई है, मतलब आपको लगेगा कि नदी थोड़ी दूर तक आई, थोड़ी दूर तक फैली, उसके बाद नदी क्या हो गई, वहां पे गायब हो गई। मतलब पत्थरों के नीचे क्या हो जाती है, वो अंदर में बहने लगती है, मतलब अंदर में फ्लो करने लगती है, और उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर, याद रखना, ठीक है। कहां पर होता है, ये शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल होती है, और नदियां इस क्षेत्र में ऐसे प्रतीत होती हैं, ऐसे लगेगा कि वहां पे वो डिसअपियर हो गई, मतलब नदियां गायब हो गई करके, बट गायब नहीं हुई रहती,
तो कौन सा रेंज रहता है याद रखना, भाबर। ये पत्थर दिख रहे हैं छोटे छोटे गोल गोल, इन पत्थरों के नीचे में जब आप उस एरिया में घूमने जाएंगे तो कभी देखिएगा ये वाला जो रेंज है ना, जनरली उस जो हिमालयन रेंज हो गया यानी उत्तराखंड है, हिमाचल के जो नीचे वाला है ना रेंज है, वहां पर ये सारी चीज आपको मिलता है। तो ये वो रेंज रहता है मैदान का सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, सबसे नॉर्दर्न लेयर रहता है, जहां पर नदियां क्या हो जाती हैं, बिल्कुल अंदर ही अंदर फ्लो करना शुरू करते हैं। उस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, भाबर। ओके, यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो रहता है वो होता है तराई। अब क्या होगा, देखो नदियां तो बह रही है ना, ऐसा नहीं है कि भाई वो कहीं जाके अंदर धरती के अंदर जाके समा जाएगी, उनको तो बाहर निकलना ही है। तो क्या होता है, एक रेंज के बाद धीरे धीरे, पत्थर है, पत्थर तब तो क्या था, उसके ऊपर था, वो चला गया। अब धीरे धीरे एक रेंज के बाद क्या होता है, वो ऊपर आना शुरू होता है ना, मतलब नमी जो रहती है वो क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होती है। तो ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा आपको नमी मिलेगा, है ना, मतलब जनरली वहां पे घास के मैदान उगाते हैं, ठीक है, वहां पे आपके जंगल मिल जाएंगे वहां पे उस एरिया को, तो वो वाला जो रेंज है वो कहलाता है आपका तराई रेंज, है ना। ये जो क्षेत्र रहता है कैसा रहता है, दलदली या फिर नम, बिल्कुल कैसे रहेगा आपका, वेट रहता है, ठीक है। और यहां पर क्या मिलेगा आपको, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जो जंगल वाला जो क्षेत्र रहता है वो मिलता है। अभी हालांकि क्या हो रहा है, बहुत सारे जो रेंज है, बहुत सारे जो एरिया है वो डिफॉरेस्टेशन का शिकार, मतलब क्या हो रहा है, लोग उसको खेती वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं, उसको काट दे रहे हैं, बट नेचुरली वहां पे क्या रहता है ना, वेजिटेशन पाया जाता है। तो वो जो एरिया क्या कहलाता है आपका, तराई। जैसे आपने सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कौन से स्टेट में है। तो वो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो इसी रेंज में आता है, किसमें, तराई रेंज में। तो क्या बताया मैंने, भाबर, भाबर कौन सा रेंज था, स्टार्टिंग रेंज था, वहां से क्या हो गया, नदियां आ रही थी, फ्लो कर रही थी, अचानक गायब हो जाती हैं, गायब मतलब नीचे दब जाती हैं, ठीक है। और ये वाला जो रेंज है वहां पे क्या करती है, नदियां फिर से री इमर्ज होती है, मतलब पुनः इनका क्या होता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, फिर से क्या करती है, इमर्ज होती है, मतलब बाहर आती है, मतलब हमको क्या होता है, विजिबल होता है। तो ये वाला जो रेंज है क्या कहलाता है आपका, तराई। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आने वाले वो है भांगर। अब यहां से नया खेल शुरू होता है, ठीक। भांगर क्या होता है देखेंगे, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये जो एलुवियल सॉइल होता है उनसे मिलकर बना होता है, मतलब भाबर और तराई का तो खेल खत्म, अब नदियां अपने नॉर्मल फ्लो में बहना शुरू हो जाएंगी। नॉर्मल फ्लो मतलब जो आप नदी हम देखते हैं, ठीक है, उस फ्लो में बहना ये शुरू करेंगी। अब क्या होता है, ये भी जो प्रोसेस रहता है बहुत पहले से होता हुआ प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हुआ, बहुत पहले से हो रहा है ये प्रोसेस, ठीक। तो क्या होगा, ये जो नदियां रहती हैं, है ना, धीरे 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 क्या करती है, आती चलती हैं और अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट रहता है ये क्या करेगी, यहाँ पे जमा करते जाती है। अब जमा करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा समझना यहाँ पर, ये सपोज एक रेंज हो गया जहां पर नदियां ने पूरा ये सेडिमेंट जमा कर रखा है, ओके, ये सेडिमेंट पूरा जमा कर रखा है, और ये वाला जो है यही उसका पाथ है, यही इसी पाथ से होके वो गुजरेगा। तो क्या करता है, सेडिमेंट ऑलरेडी जमा कर रखा है, किनारों को क्या करेगा, ये काटता चला जाएगा। फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर इन किनारों को काटता चला जाएगा, तो लेयर बाय लेयर ऐसा बनता जाता है, सीढ़ी टाइप का। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा। फिर अगर यहां से फिर अगर नदी आएगी तो फिर ये ऐसा बनेगा, फिर ये ऐसा बनेगा, मतलब ये जो नीचे वाला फ्लो रहता है, हमेशा पानी कहां बहता है, सबसे नीचे वाले फ्लो में बहता है, ठीक है। तो ये इस फ्लो में नदियां बहेंगी। सपोज अगर थोड़ा और ऊपर आया तो इस रेंज में बहेगी, थोड़ा और ऊपर आया तो इस रेंज में बहेगी। बोलने का मतलब ये है, वो जो नदियां रहती है अपने साथ सेडिमेंट को लाके जमा कर दे रहती है, ठीक। जमा करने के बाद क्या होता है, एक लेयर बन जाता है, और इसी लेयर से होकर क्या करती है, नदियां आगे फ्लो करती हैं। ये क्या कैसे मैदान रहते हैं, बहुत पुराने मैदान रहते हैं, याद रखना। और इन्हीं को लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कंकर। क्या बोलते हैं इसको, कंकर, क्योंकि पूछा जा सकता है कंकर क्या होता है करके, इंग्लिश में भी इसको अपन कंकर बोलेंगे, है ना। इस क्षेत्र की जो मिट्टी रहती है ना, जिसमें आपके एलुवियल निक्षेप पाए जाते हैं, डिपॉजिट पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कंकर। और सबसे इसका जो लास्ट पार्ट होता है जिसको बोला जाता है खादर, ये बिल्कुल नए मैदान होते हैं, है ना। बिल्कुल नए मैदान बोले तो क्या होगा, जैसे कि पिछले में हमने क्या देखा था, ये आपका सेडिमेंट जमा कर रहा था, ठीक है, और नई नदियां जब आ रही थी, है ना, नदियां जब आ रही थी तो क्या कर रही थी, किनारों को काटते चली जा रही थी, किनारों को काटते चली जा रही थी, और ये जो बचा रहता था यही कहलाता था आपका भांगर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बचा रहता है उसको नहीं बोलेंगे, ये जब सेडिमेंट ला के जमा करेंगी, हर बार नए सेडिमेंट लाएंगी। बस एक बेसिक अंतर याद रखना, जो सेडिमेंट ला के पहले से जमा कर रखे हैं, पहले से जो है बहुत पहले से, उसको हम लोग बोलते हैं भांगर, इसके जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था। और जो नया सेडिमेंट जो हर साल जमा करेंगे, हर साल मतलब जितने बार भी नदियां लेके आएंगी वहां से, जब भी आएंगी, चाहे साल में 2 बार आए, 3 बार आए, वॉट, ठीक है, जितने बार भी आएंगी हर बार क्या करेंगे उन लोग, सेडिमेंट वहां पे जमा करते चले जाएंगे। तो जो सेडिमेंट जमा करने के बाद जो मैदान बनते हैं, है ना, उन मैदानों को बोला जाता है क्या, खादर, याद रखना, ठीक है। और सीधी सी बात है, आप समझिए
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर में है ना, गमले गमले अगर अगर होंगे आपके घरों में, ठीक है, तो उसमें हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं, जनरली हर वर्ष या फिर हर 8 महीने में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। तो हर बार जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, उससे उनको नया क्या मिलता है, थोड़ा सा फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब उनकी जो उत्पादकता बोल सकते हैं, उस रेंज की जो है ना उत्पादकता, वो क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। तो सेम क्या होता है, इस रेंज में हर साल क्या मिलता है, उसको नए एल्यूवियल सॉइल्स मिलते हैं, मतलब नए आपको क्या मिल जाते हैं, मैदान मिल जाते हैं। तो ये जो हर बार नए मैदान मिलते हैं वो आपका कृषि के लिए, है ना, स्पेशली अगर हम बोले कौन सी कृषि, तो इंटेंसिव जो है ना कृषि होती है, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होता है, गहन कृषि जिसको बोला जाता है, उसके लिए क्या होता है, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो ये मोटा मोटी क्या था, 4 आपका पार्ट था, किसका, उत्तर के मैदान का। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने क्या देखा था, याद करिए, चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे भाबर, ठीक है, भाबर। भाबर क्या था, बताया था मैंने, ये जो नदियां रहती हैं, है ना, इसके नीचे, पत्थरों के नीचे क्या होती है, फ्लो करना शुरू कर देती है, मतलब नदियां यहाँ पे गायब हो जाती है। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था नेक्स्ट जो था वो था तराई, ठीक है। तराई में क्या होता था, इस पर्टिकुलर रेंज में जो नदियां हैं वो रीइमर्ज होती है, मतलब फिर से पुनः इसका उद्भव होता है, ओके। फिर हमने देखा था ये जो तहड़ रेंज था, इसको हमने क्या बोला था, हमने हमने बोला था इसको भांगर, ठीक है, भाबर ये था, ये भांगर, ठीक है। भांगर जो था उसमें क्या हो रहा था, ये पुराने, ये दिख रहे बिल्कुल, ये ओल्ड है, ये है ना, बहुत पुराने, मतलब पहले से ये क्या किए थे, नदियां जब आई थी तो अपने साथ सेडिमेंट जमा की थी, और उसमें क्या बनाया था, एक पुराने चूने निक्षेप यानी एल्यूवियल सॉइल से मिट्टियों को क्या करते थे, इसमें जमा कर रखा था। फिर क्या होता था, अब देखो नदियां एक साल में तो ऐसा नहीं है कि एक बार आई फिर नहीं आएगी, बार बार आते रहती, तो उस रास्ते से है ना काटते चले जाती हैं, और काटने के कारण इस टाइप का कुछ शेप बन जाता था। तो इन्हीं मैदानों को क्या बोला जाता था, है ना, भांगर। और सबसे लास्ट वाला जो हर बार नया बनता था, बिल्कुल हर बार बिल्कुल न्यू, सबसे न्यू जो रहता था, इसको बाढ़ वाले मैदान भी बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाढ़ वाले मैदान, जिसको किस नाम से जाना गया था, खादर के नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये था आपका उत्तर के मैदान यानी नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें 4 पार्ट हमने कवर किया, ओके। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले वो है आपका कोस्टल प्लेन, या फिर जिसको हम लोग बोलने वाले हैं तटीय मैदान, ठीक। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो उत्तर के मैदान थे, है ना, वो किसके द्वारा बने गए थे, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, है ना, सिंधु, इंडस, इसके द्वारा। और ये जो कोस्टल प्लेन है, ये जो तटीय मैदान है ना, वो किनके द्वारा बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, 2 हमारे कोस्ट होते हैं ना, कौन कौन सा कोस्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट, और एक हो जाएगा आपका पूर्वी यानी ईस्टर्न कोस्ट। तो हमने ये भी पढ़ा था, याद करिए, जो पेनिनसुला प्लेटू वाला जो रेंज था, है ना, वो वाले चैप्टर में हमने देखा था, क्या देखा था, कि 2 घाट होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक था आपका पश्चिमी घाट और एक था आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट था, ये बिल्कुल ऐसा था, इस टाइप का, और इधर था आपका पूर्वी घाट, ये थोड़ा कटा फिटा था, कटा फिटा था, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियां हैं, है ना, ये किधर फ्लो कर रही थी, यहां से फ्लो इधर कर रही थी, बट कुछ एक छोटी छोटी नदियां हैं, ऐसे नहीं कि सारी नदी इधर फ्लो करेंगी, छोटी छोटी जो नदियां जो इधर भी फ्लो करती है। तो यहीं पर क्या कर रहे हैं, एक एकदम बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल नैरो, जिसको बोलते हैं बिल्कुल संकीर्ण पट्टी में क्या था, एक मैदान है, जिसको क्या बोला जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। सिमिलरली इधर आपका, इधर से जो जाने वाली नदियां हैं जो डेल्टा बनाएंगी यहाँ पे, है ना, डेल्टा के कारण भी बहुत सारे मैदानों का निर्माण करती हैं, उनको हमने बोला है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। तो चलिए 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, है ना, कौन कौन से मैदान कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। यहां पर एक चीज जो पूछा जाता है, इंडिया के जो मैदान वाला जो रेंज रहता है ना, चाहे ईस्ट की बात करूं चाहे वेस्ट की बात करूं, एक चीज हमेशा जनरली पूछा जाता है, जो कोस्ट का जो नाम रहता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्ट का जो नाम है। जैसे ये वाला जो दिख रहा है, ये गुजरात, इसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काठियावाड़। आगे वाली स्लाइड में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, डोंट वरी, है ना, चाहो तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। उसको हम बोलते हैं काठियावाड़। ये वाला जो रेंज दिख रहा है, ये ठीक है, मुंबई से गोवा, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कोंकण, कोंकण कोस्ट यानी कोंकण तट, है ना। उसके बाद जो कर्नाटका से ये इधर केरला वाला है, कौन सा, कर्नाटक से केरला, इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार। मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपने सुना होगा, युद्ध अभ्यास, मालाबार युद्ध अभ्यास, है ना, तो वो इसी रेंज में होता है, ओके। फिर यहां से इधर जब हम चलेंगे, ये हो गया आपका कौन सा साइड हो गया, ये पश्चिमी साइड हो गया। इधर हम आने वाले हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं हम लोग पूर्व की ओर, ओके। तो यहां से इधर जो मिलेगा ये वाला रेंज, है ना, मतलब तमिलनाडु और आंध्र वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। देखो हम लोग जब क्या बोलते हैं, जलवायु पढ़ेंगे, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जिसमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, तो वहां पर देखेंगे, वहां पर भी स्पेशली आपको बोला जाएगा कि भाई मालाबार रेंज में आया
कोरोमंडल रेंज में आया, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या बात कर रहे हैं सर, है ना, हवा में बात कर करके। तो आपको पता रहना चाहिए किसको कौन सा रेंज बोलते हैं। ठीक, ये हो गया कोरोमंडल। और यहां से फिर आंध्रा से भी, है ना, हाफ आंध्रा से इधर लगभग उड़ीसा वाला जो रेंज रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार यानी नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है कि कौन सा रेंज कहां पर पड़ता है करके। और साथ ही साथ आपको ये भी पूछ देगा कि बताइए ये यहाँ पे जैसे कि रेनफॉल हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर उसने क्या बोलते हैं नेशनल पार्क का नाम दे दिया, कुछ और चीज का नाम दे दिया, तो वो कौन कौन सा रेंज है करके ये यहाँ पे दिए हुए है। एक बार आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। मैंने बताया था जो काठियावाड़ जो रहता है वो कहां पर था, आपका गुजरात वाला रेंज था। ओके, ये कोंकण जो था, कोंकण तट, वो कहां पर था, मुंबई से गोवा वाला जो रेंज था। ठीक, मालाबार जो था वो कहां पे था, कर्नाटक से केरल वाला जो रेंज था, है ना। यहाँ पे हम कोरोमंडल देख रहे हैं, कोरोमंडल कहां से था, तमिलनाडु और लगभग हाफ आंध्रा वाला था। और नॉर्दर्न सरकार था ऊपर से, है ना, जो कृष्णा और गोदावरी के जो क्या बोलते हैं मुहाने हैं, जहां से कृष्णा और गोदावरी जहां पे गिरती है, उसके ऊपर से इधर वाला जो रेंज है महानदी और जो आपके ब्राह्मणी नदी वाला है। ड्रेनेज सिस्टम में पूरा डिटेल में कराने वाला हूं, डोंट वरी। तो ऊपर वाला जो रेंज है वो कहलाता है आपका नॉर्दर्न सरकार। अच्छा, यहीं पर एक और चीज आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ठीक, कई बार छोटा छोटा दे देता है, जैसे ये कर्नाटक वाला रेंज है ना, तो इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं कैनरा तट या फिर कन्नड़ तट, इसका सब रेंज है। बेसिकली आपको देखो, ये काठियावाड़ ये वाला जो दिख रहा है गुजरात वाला, ये वाला दिख रहा है मुंबई से गोवा, ये कोंकण है ना। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है केरल और कर्नाटका, ये अपन बोलते हैं इसको मालाबार। इधर आपका तमिलनाडु और लगभग आधा जो आंध्र है वो कहलाता है आपका कोरोमंडल। और कृष्णा गोदावरी के, है ना, डेल्टा यानी मुहाने वाले रेंज से ऊपर जब हम चलेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। बट समटाइम्स कभी कभी ऐसा दे देता है ना जनरली, तो वो याद रखना, ये जो कर्नाटक वाला जो रेंज है मैंगलोर वाला, ठीक है, मंगलोर वाला, वो होता है कन्नड़ या कैनरा तट। और यहां पर आपको मिलेगा कृष्णा गोदावरी का रेंज वाला, यहां पे इसको बोलेंगे काकीनाडा, काकीनाडा, याद रखना। ठीक है, पजामे वाला नाड़ा, ठीक, काकीनाडा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोग इसमें देखेंगे, है ना, कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, कोरोमंडल तट हो गया, उत्तरी सरकार हो गया और काठियावाड़ तट। अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया के जो मेजर पोर्ट है ना, मतलब प्रमुख जो बंदरगाह है। क्लियर है, बंदरगाह वो क्या चीज होते हैं। अच्छा, अब आपको भी ऐसा कंफ्यूज होता है क्या, बंदरगाह मतलब ऐसा बंदर बंदर मंकी वगैरह से कुछ रिलेटेड है करके, जैसे राजपाल यादव को जो हो रहा है ना, कि भाई ये बंदरगाह क्या होता है। तो देखो सिंपल सा नाम है, थोड़ा सा इस पे अपन चलेंगे, है ना। ये अरबी लोग जो रहते हैं ना, थोड़ा सा बंदरगाह, ठीक। तो देखो ये इसका अगर संधि विच्छेद करो, सीधी सी बात है, सारे जो हिंदी नाम रहते हैं स्पेशली, है ना, उर्दू ये सब नाम रहते हैं, उसका कुछ नहीं करना है, संधि विच्छेद करना है। बंद मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लोज। दर मतलब बोलता है ना, आया तेरे दर पे दीवाना करके, दर मतलब वो पर्टिकुलर उस जगह का नाम रहता है, ठीक है, या स्थान। और गाह मतलब जहां पे अपन रुकते हैं, ठहरते हैं। तो क्लोज, ऐसा क्लोज एरिया जहां पर कौन रुकता है, कौन ठहरता है, जो इनके पोर्ट्स रहते थे, सी पोर्ट्स जो रहते थे, यानी आपके क्या बोलते हैं जो जहाज रहते थे, है ना, वो, क्योंकि देखो जहाजों का जो आना जाना बहुत पहले से हो रहा है, कई जमाने से हो रहा है। तो इन लोग क्या कैसा जगह चूज करते थे, जनरली खाड़ी वाला जगह। खाड़ी मतलब जिसको क्या बोला जाता है, आपका गल्फ। ओके, मतलब क्या होगा, ये पूरा लैंड पार्ट है, ये, है ना, ये पूरा लैंड पार्ट है। और ये अंदर दिख रहा है यहाँ पर, ये समुद्र अंदर यहाँ पे ऐसा घुसा हुआ है। तो क्या होता था जनरली, ये समुद्र वाला जो पार्ट है यहाँ अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर क्या करते थे, अपने जहाजों को लाते थे और यहाँ पे इन लोग रखते थे। तो उस जगह को बोला गया बंदरगाह, ठीक। और वही जगह को हम लोग धीरे धीरे डेवलप कर करके हमने बना दिया उसको फिर अभी के डेट में मेजर पोर्ट यानी बड़े बंदरगाह। तो भारत में जो टोटल, है ना, 12 जो है वो क्या है, बड़े बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट है। वो कौन कौन से पोर्ट है वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सभी का लोकेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है, चाहो तो बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। सबसे पहले जो ये है आपका दीनदयाल यानी कांडला पोर्ट, क्लियर है, दीनदयाल पोर्ट। फिर है आपका मुंबई पोर्ट, और यहीं पे बिल्कुल वहीं से लगा हुआ है जिसको बोला गया है ना, जवाहरलाल नेहरू या फिर नावा शावा, उसको डिटेल में अपन देखने वाले हैं। ये पणजी को मेजर पोर्ट में काउंट नहीं करते अपन, है ना, ये यहीं पे है, गोवा के पास ही है, मुरमगांव, इसको अपन काउंट करेंगे। फिर होता है आपका मंगलोर, ये कर्नाटका में मिलने वाला है ना। कोची पोर्ट, ये आपका केरल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरब सागर की रानी भी बोलते हैं। सारा चीज वन बाय वन पूरा डिटेल में अपन करेंगे, डोंट वरी, बस अपन ब्रीफ में अपन देख रहे हैं यहाँ पर। फिर यहीं पे है तूतीकोरिन, याद रखना तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, 3 मेजर पोर्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस स्टेट में सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट है, तमिलनाडु में 3 है, तूतीकोरिन हो गया,
चेन्नई हो गया और एन्नौर हो गया, ठीक है। फिर अपन ऊपर चलते हैं, यहां पर देखेंगे विशाखापट्टनम में सबसे गहरा जो पोर्ट है वो हो गया, ठीक। यहीं पर थोड़ा ऊपर में चलेंगे, क्या बोलते हैं, उड़ीसा में, यहां पर मिलेगा पारादीप। और सबसे जो लास्ट में वो है जो मिलेगा कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल में, जिसको हल्दिया पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट बोलते हैं। ये दोनों कॉमन है, वो मैं अपन डिटेल में कराने वाला हूं यहाँ पर अभी आगे। और एक लास्ट में, ये टोटल मेजर 12 पोर्ट हो गए, ये भी काउंट नहीं करते इसको मेजर में, ये पोर्ट ब्लेयर में, बस याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, सामरिक दृष्टि से भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, मैं 1 बाय 1 सारा पोर्ट कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो आपका पश्चिमी कोस्ट में, यानी है ना पश्चिमी तटीय मैदान में जो पोर्ट है वो। तो सबसे पहला जो पोर्ट है वो हमारा रहने वाला है, वो है आपका दीनदयाल यानी कांडला पोर्ट, ठीक है। ये जो पोर्ट होता है एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट मतलब समझिए, जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें आती है, ठीक है, जब लहरें आएंगी, है ना, तो जनरली क्या होता है, एक लहर आती है बिल्कुल ऊपर की ओर आती है, मतलब क्या बोलते हैं, सी से लैंड पार्ट की ओर आती है। फिर वही लहर क्या होता है, एक टाइम के बाद लैंड से सी पार्ट की ओर जाती है। तो इन लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। मतलब अगर इधर से इधर, है ना, मतलब ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, सपोज इधर सी वाला पार्ट हो गया और इधर आपका लैंड वाला पार्ट हो गया। सीधी सी बात है, लैंड वाला जो पार्ट रहेगा वो थोड़ा उथला रहता है ना, मतलब यहाँ की जो हाइट रहती है वो कैसे रहेगी, थोड़ी सी, है ना, इसकी कंपैरिजन में इधर ज्यादा रहती है, और ये गहरा पे रहता है, समुद्र गहराई पे रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये अगर हाई टाइड आएगा इधर, मतलब क्या करेगा, इसको इधर लाने में हेल्प करेगा। वैसे तो क्या होता है कि भाई देखो, आजकल मशीन, है ना, मशीन के थ्रू यानी मैकेनिकम के थ्रू क्या होता है, ये चलता है, बट स्टिल क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा, उसको इंकरेज करेगा आगे आने के लिए। तो जब भी जो टाइड है इधर आते हैं तो अपन क्या करते हैं, मतलब जहाजों को इधर लाने का काम करते हैं। और ये जब क्या बोलते हैं, ये जब वापस जाता है टाइड, है ना, लो टाइड, जब ये नीचे जाता है तब क्या होता है, जहाजों को वापस समुद्र में, मतलब जहां उनको जाना है, दूसरे देश जहां पे जाना है उधर ले जाने का अपन क्या करते हैं, उसको काम करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा, टाइडल यानी ज्वारीय पत्तन। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो पोर्ट रहता है ना, यानी जो बंदरगाह रहता है, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं पत्तन या फिर पोतन, पोतन या फिर अपन बोलते हैं पोताश्रय, पोताश्रय। ये पोत से बना है, पोत मतलब होता है आपका जहाज, और आश्रय मतलब जहां पे उसको रहना है या फिर जहां पे ठहरना है उसको, ठीक है, वही होता है पोताश्रय। जैसे कि आपने देखा होगा साउथ की बहुत सारी जो सिटीज हैं, है ना, स्पेशली, है ना, आंध्र वाली जो सिटीज हैं उनके नाम कैसे हैं, विशाखापट्टनम हो गया, है ना, मसूलीपट्टनम हो गया, भवानीपट्टनम हो गया। तो जो पट्टनम या पत्तन होता है वो क्या है, ये यही चीज है, मतलब जो पोर्ट वाला जो एरिया है जहां पर पहले जमाने में, यानी हमारी जो हिस्ट्री में जब हम देखेंगे तो पहले जमाने में जो पोर्ट हुआ करते थे उसी को बोला गया है पत्तन या फिर पोतन, ठीक है। तो ये था आपका कहां पे, ये गुजरात में है। और कैसा पोर्ट है, ये ज्वारी यानी एक टाइडल पोर्ट है, किसके नाम पर है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है। ओके, कहां पर है ये, कांडला, ठीक। नेक्स्ट देखने वाले हैं, सेकंड है आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये सबसे बड़ा नेचुरल, याद रखना, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं जो नेचुरल हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं जो आर्टिफिशियल हैं। तो सबसे बड़ा है, ओके, और सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा बिजी है, ये सबसे बिजिएस्ट है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, मुंबई पोर्ट। और इसी जो व्यस्तता है उसको दूर करने के लिए, है ना, उसकी जस्ट राइट साइड में थोड़ी दूर बाद नई मुंबई में, जिसको बोला गया है न्हावा शेवा, और इसका नामकरण किया गया है किनके नाम पर, जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके नाम पर किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और यही भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर आपने जानते होंगे, कंटेनर एक बहुत बड़ा है ना, ट्रक के जैसे, ट्रॉली जैसा एक ढांचा शेप होता है, जिसमें क्या रहता है, बहुत सारा सामान आता है। मतलब अगर मैं बात करूं अगर वर्ल्ड की, तो सबसे ज्यादा जो है ना ट्रेड या फिर बोल सकते हो व्यापार, ये सब जो होता है वो सबसे ज्यादा किससे होता है, शिपिंग के थ्रू होता है। वही तो उसमें क्या रहता है, जो सामान रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो सबसे ज्यादा लोडेड जो कंटेनर होता है वो किस पोर्ट में होता है, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो है आपका गोवा में, मैंने बताया था मुर्मगांव, ठीक है, मरमगांव। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो याद रखना जुआरी। गोवा में दो प्रमुख नदी है, जुआरी और मांडवी, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो जुआरी नदी के किनारे पर स्थित जो पोर्ट है जिसका नाम है मुर्मगांव पोर्ट, और कहां पर है, कौन से स्टेट में, ये गोवा में, ठीक। ये थोड़ा सा आप मैप में देख लीजिए, ये यहां पर ये वाला जो रेंज दिख रहा है ना, ये यहां पर है आपका मुंबई पोर्ट, और इधर ये वाला जो दिख रहा है ये यहां पर है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा और मैं डिटेल में यहाँ पे दिखा दूं आपको, है ना। ये यहाँ पे जैसे आप गए होंगे मुंबई, तो गेटवे ऑफ इंडिया ये यहाँ पे, और यहीं से जो लगा हुआ जो रेंज है ये बिल्कुल यहाँ पे, है ना, ये पूरा ये कहलाता है आपका बॉम्बे पोर्ट, सबसे पुराना पोर्ट है ना, बहुत पुराना बंदरगाह।
और इधर जब आप आएंगे, इधर जैसे आप गए होंगे तो एलिफेंटा की गुफा मिलती है, वहां से आपको ले जाते हैं घुमाने के लिए बढ़िया सा। और यहीं पे एलिफेंटा की गुफाओं के पास ये वाला जो रेंज है, यहीं पे आपका जवाहरलाल नेहरू यानी नावा शावा, ठीक है। तो इनका लोकेशंस याद रखना, कई बार पूछ सकता है जमाने के लिए। देखो ज्योग्राफी मैंने बार बार बताया, पूरा का पूरा मैपिंग का खेल है। आप एटलस निकालिए, आपको वहां पर उसमें दिखेगा। एटलस की सुविधा नहीं है तो चुपचाप मस्त से बढ़िया सा गूगल मैप करिए, है ना, मोबाइल तो चलाते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल मैप करिए, ये सारा चीज वहां पे मिलने वाला है। मैंने भी वहीं से निकाला है, कोई नया चीज नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मंगलोर, है ना, मंगलोर ये कहां पर है, आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया था फिजिकल ज्योग्राफी में, मैंने एक चीज आपको बताया था, है ना, वहां पे बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं। और कर्नाटका शिमोगा वाला ये सब जो रेंज है वो किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है। तो ये जो बंदरगाह है ये किसके लिए फेमस है, ये आपके आयरन ओर जो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब लौह जो आपके अयस्क रहते हैं उसको निर्यात करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, किसको, इस पोर्ट को। ओके, नेक्स्ट जो रहने वाला है वो है हमारा केरला का कोचीन पोर्ट। कौन सा, कोचीन, है ना। और ये कहां पर स्थित है, वेम्बनाड झील, यहाँ पर एक बहुत फेमस झील है, लेक है जिसका नाम है वेम्बनाड। ओके, और ये किसके लिए फेमस है, सीधी सी बात है, जो चीज वहां पर मिलेगा, मतलब जहां पर जिस चीज की पैदावारी अधिक होती है उस चीज को अपन क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर मसाले और नमक, ठीक है, इनके, है ना, स्पाइसेस और साल्ट, इनके लिए क्या है, ये फेमस है। और इसी को बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किसको, कोचीन को। याद रखना, अरब सागर की रानी, कई बार पूछा गया एग्जाम में, अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं, तो कोई लड़की वड़की नहीं है भाई, याद रखना कौन है ये, कोचीन को बोला गया, कोचीन पोर्ट को बोला जाता है ना। ऑप्शन में दे देगा आपको, है ना, अभी एक लड़की फेमस है बहुत साउथ में, क्या नाम है उसका, रश्मिका, तो ऑप्शन में दे देगा, रश्मिका को बोलते हैं, रश्मिका को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं अपन, कोचीन को बोलते हैं। कोचीन पोर्ट क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, अरब सागर की रानी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें मैं दिखा दूं कि कोचीन पोर्ट है वो कहां पर है ना। ये देखिए, ये यहां पर है आपका कोचीन पोर्ट। इसको थोड़ा सा मैं अगर बड़ा करूंगा तो ये ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये अब इससे बड़ा करने मत बोलना पाए, अगर इससे बड़ा करना है तो आप खुद जाइए गूगल मैप में, और गूगल मैप में नहीं जाना है तो मस्त चले जाइए लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्यों दिखाने वाला हूँ, उसके इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये जो रेंज दिख रहा है, ये ऐसा इस टाइप का बहुत सारा है ना। यहाँ पे क्या होगा, समुद्र का पानी इधर ऐसे आता है, ठीक, ये इधर से पूरा, ये देखिए कहाँ जितना भी खाली जगह दिखेगा वहां से क्या होता है, समुद्र को पानी वहां पे एंटर करेगा। तो ये वाले जो पर्टिकुलर रेंज है इनको बोला जाता है बैक वाटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बैक वाटर, बैक वाटर, या फिर हिंदी में हम इसी को बोलते हैं कयाल, याद रखना। तो ये जो रेंज है कयाल, है ना, ये क्या होता है, स्पेशली यहाँ पे नौकायन आपने सुना होगा, जैसे बागी मूवी वगैरह हो गया, 2-3 मूवीज वगैरह में भी दिखाया है ना, ऐसे मस्त क्या करते हैं, बहुत सारा बहुत बड़ा एक लंबा नाव रहता है, उसमें बैठ के मस्त से इन लोग नाव चलाते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने का काम किया जाता है वहां पे, बहुत सारी, है ना, मछली अंदर आ जाती मस्त, एक बार जाल में आती फंस जाती। तो ये वाला जो रेंज है ना, वो कहलाता है आपका, मैंने बताया था यहाँ पे बैक वाटर, ठीक है, बैक वाटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कयाल, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नौकायन होता है, नाव दौड़, है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली। और कहां पर आयोजित किया जाता है, पुन्नमदा। ओके, केरल का जो रेंज है वहां पे कयाल वाला जो रेंज है। तो कई बार पूछा गया एग्जाम में कयाल होता क्या चीज है, तो कयाल क्या है, मालाबार में स्पेशली, है ना, कौन से रेंज में, मालाबार, ठीक है, मालाबार यानी केरला वाला जो लास्ट वाले बॉर्डर वाले जो रेंज है उसमें मालाबार तट में स्पेशल जो स्थलाकृति पाई जाती है, स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहां पर क्या होता है बताया मैंने, समुद्र का जो पानी है वो कहां घुसता है, ये अंदर घुसता है, कौन से वाले पार्ट में, लैंड पार्ट के अंतर्गत छोटे छोटे जो है ना शेप बने रहते हैं वहां पे अंदर घुसते हैं, और उसी स्पेशल जो शेप है उसको बोला जाता है कयाल। और किसके लिए फेमस है बताया मैंने, ये नौकायन के लिए, नौका दौड़ के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे खूबसूरत प्लेस है यहाँ पे, हनीमून प्लेसेस भी हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, आयोजन होता है, किस जिस ट्रॉफी का क्या नाम है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली। तो कहां पर है ये, मालाबार रेंज में, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की ओर। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे साउथ में, मैंने मैपिंग करा दिया था ऑलरेडी, ठीक है। पहला जो था वो था आपका तुतीकोरिन, ये है कहां पे, तमिलनाडु में, ओके। और किनकी नाम से जाना जाता है इस बंदरगाह को, वीवो चिदम्बरनार पोर्ट, है ना। ये कौन थे, ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे साउथ के यानी तमिलनाडु के, तो उनके नाम पे, उनके नाम के आधार पर किया गया है। और ये किसके लिए फेमस है, आपका पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक जो होते हैं
उनके लिए फेमस है ये जो पोर्ट है वो, ठीक है। किनके नाम पर है मैंने बताया, याद रखना, नाम पूछा जा सकता है। वी.ओ. चिदम्बरनार, है ना, ये कौन थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई तो पता ही होगा, है ना, जिसको पहले मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था। और ये जो पोर्ट है ये आपका आर्टिफिशियल, लाइक जो मुंबई था वो कैसा था, वो था आपका नेचुरल था, यानी प्राकृतिक बंदरगाह था। ये है आपका आर्टिफिशियल। और सेकंड सबसे बिजी मुंबई था, जो सबसे नंबर 1 पे था। सेकंड सबसे जो बिजी है वो कौन सा है आपका, चेन्नई पोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बढ़ने वाले हैं अगला इसी में, है ना, वो हम देखने वाले हैं आपका एनोर। एनोर यानी ये भी आपका तमिलनाडु में, चेन्नई के जस्ट ऊपर है, ये याद रखिएगा। आपको कई बार क्रम पूछा जा सकता है, तमिलनाडु में जो स्थित पोर्ट है उनका क्रम बताइए। तो सबसे नीचे आपको जो मिलेगा वो है आपका तूतीकोरिन, फिर आपको मिलेगा चेन्नई, फिर इसके ऊपर मिलेगा आपको एनोर। देखो कई बार क्या होता है, आपको ना ये नहीं पूछेगा कि किस स्टेट में है, सीधा सीधा आपको बोलेगा भाई नॉर्थ से साउथ जमाइए, या फिर ये पूछ देगा कि फलाना पोर्ट ईस्ट कोस्ट में है या फिर वेस्ट कोस्ट में है। तो सबसे बढ़िया चीज मैं बार बार भी बता रहा हूं, मैंने आपको मैपिंग की सुविधा दे रखी है, मैं मैपिंग यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप भी बढ़िया सा मैपिंग करिए उसको, है ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया था पूरे पोर्ट्स का, ठीक है। आप भी यहाँ पे सब सेम चीज करिए, मैपिंग करिए, मैपिंग करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। तो ये कौन थे, है ना, किनके नाम पर किया गया, इनका जो नाम था, कांग्रेस के बहुत, है ना, पुराने नेता थे, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था कामराज। क्या नाम था इनका, कामराज, है ना। इंडिया आफ्टर क्या बोलते हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी अगर नहीं होती तो सारा सारा जो दारोमदार था, वैसे तो था, पर जान रहे हो आप उनकी जो फैमिली का एक अलग ही बैकग्राउंड रहा है ना, अलग ही इंपैक्ट रहा है। तो अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो पूरा का पूरा जो रोल था वो ये बंदा निभाने वाला था, है ना। क्या नाम था इनका, के कामराज। और इन्हीं कामराज के नाम पर ही पोर्ट का नाम किया गया, कौन से पोर्ट का, एनोर पोर्ट का, ठीक है। कौन थे ये, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े लीडर थे। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक। तो विशाखापट्टनम पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में, है ना, बैलाडीला की जो खदानें है दंतेवाड़ा में, वहां से जो आयरन ओर रहता है वो पूरा का पूरा, है ना, एक्सपोर्ट जो करते हैं, जैसे अपन जापान की, साउथ कोरिया के, जो भी उस, है ना, नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज में हम जो, है ना, भेजते हैं, तो कहां से भेजते हैं हम लोग, इसी विशाखापट्टनम पोर्ट से। साथ ही साथ जो विशाखापट्टनम पोर्ट है भारत का सबसे गहरा, यानी डीपेस्ट सबसे गहरा क्या है, बंदरगाह है, याद रखना। तो ये भी पूछा जाता है भारत का सबसे गहरा कौन सा है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमें उड़ीसा में जो देखने वाले हैं वो है आपका पारादीप। क्लियर। अब सीधी सी बात है, उड़ीसा भी एक ऐसा स्टेट है ना, मिनरल्स की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे एल्यूमिनियम भी होता है, बहुत ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ठीक है। तो लोहा और एल्यूमिनियम यानी आयरन और एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट हम लोग कहां से करते हैं, पारादीप, यानी आपका जो उड़ीसा में स्थित बंदरगाह, वहां से करते हैं। सीधी सी बात है, जो मेरे को पास पड़ेगा, है ना, मैं उस बंदरगाह से करूंगा। ऐसा तो नहीं ना कि एल्यूमिनियम को लेके चला गया मस्त मैं गोवा, भाई मैं वहां पे फिर ले जाके बेच रहा हूँ। जितना मैं ले जाऊंगा नहीं उससे ज्यादा मेरे को लागत का पैसा लगेगा। तो जो मेरे को सबसे पास पड़ता है मैं वहां से करता हूँ। तो मेरे को सबसे पास कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे, उड़ीसा के लिए पारादीप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है हमारा कोलकाता, या फिर जिसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। दोनों देखो एक दूसरे के आसपास ही हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगा, है ना, रीजन क्या है कैसा है। एक चीज याद रखना, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, और कौन सी नदी पर है ये, हुगली पर। ओके कैसा है, देखो बाकी जो बंदरगाह मैंने बताया था इसके पहले जो क्या हो रहा था, वो था बिल्कुल कोस्ट के किनारे, मतलब जो समुद्र के किनारे था। ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा दूर है, मतलब थोड़ा सा नहीं, कम से कम 100 किलोमीटर अराउंड ऊपर इधर से नदी आती है, हुगली नदी। हुगली कौन सी नदी है, एक्चुअली गंगा का ही पार्ट है, याद रखना, अलग से कोई दूसरी नदी नहीं है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी एक तरह का कैसा है, जैसे हमने देखा था कांडला जो था वो था आपका टाइडल, मतलब जो ऊंची लहरों के कारण जो, है ना, जो क्या बोलते हैं आपकी जो शिप रहते हैं, ठीक है, कंटेनर्स रहते हैं, वो जब अंदर आते हैं पोर्ट की ओर, सेम यहाँ पर भी सेम रूल अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये वहां पे जो एरिया बहुत पहले का था, एक्चुअली क्या था, कोलकाता बहुत पहले से बसा हुआ शहर था, और थोड़ा अंदर था, बोल सकते हैं समुद्र से थोड़ा ऊपर है, बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं है। तो वो पहले से क्या था, विकसित था। तो कोशिश किया गया कि उसी को ही अपन क्या कर दे, पोर्ट का शेप दे दें, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा किसके नाम पर, याद रखना, ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के फाउंडर थे, है ना। जनसंघ आगे चल के जनता पार्टी, बाद में बीजेपी बनी, तो उसके फाउंडर मेंबर थे, कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ओके तो ये है आपका कोलकाता पोर्ट, ठीक। और यहाँ पर नीचे है हल्दिया, ये देख सकते हैं, ये है आपका हल्दिया
और ये आपका कोलकाता। दोनों पोर्ट हैं, याद रखना, दोनों है ना आसपास स्थित हैं, लगभग 90 टू 100 किलोमीटर। यही जो नदी है हुगली नदी, ये देखो ये ऐसे आई हुई है ऐसे, ठीक है। तो जो बोट रहते हैं ये ऐसे जाके ऐसा 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 यहाँ पर जाके मस्त से बढ़िया सा आराम करते हैं। तो उसको यहाँ पर ना बना करके कहाँ पे बनाया, ये यहाँ पर बनाया गया। याद रखना एक और फेमस जगह यहीं पर नाम है डायमंड हार्बर, है ना। तो कई बार पूछा जाता है लोकेशंस कहाँ कहाँ पे, नीचे आपका हल्दिया है, ऊपर डायमंड हार्बर है, और यहीं से ऊपर जब हम जाते हैं यहाँ पे ये आपका कोलकाता पोर्ट। ये कौन सी नदी पर मैंने बताया, ये है आपका हुगली नदी पर, ठीक है। ये आपका पारादीप है, इसको भी आप देख सकते हो। लोकेशंस में बार बार बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं कि जो चीज पढ़ रहे हो वही चीज आपको पूछा जाए, उसके आसपास की चीजें भी पूछी जाती हैं, तो वो आप याद रखना, ठीक है। ये है आपका महानदी रिवर। यहाँ पर एक फेमस जगह है जिसका नाम है कटक, है ना। इसको आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो, पढ़ाएगा कटक। ये है आपका भुवनेश्वर, क्लियर। ये है आपका फेमस जगह जिसका नाम है कोणार्क, है ना, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल। ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका चिल्का झील, चिल्का लेक, खारे पानी की जो झील है वो, ओके। और यहाँ पर है आपका पाराद्वीप। तो सारा लोकेशन अपने माइंड में याद रख लो कौन सा कहां पर है। फिर से बता रहा हूं, ये है कटक, इधर से ये आपको मिलेगा पाराद्वीप, ये बिल्कुल इसके है ना साउथ में मिलेगा कोणार्क, इधर मिलेगा भुवनेश्वर, और यहां पर मिलने वाला है चिल्का झील। तो ऐसे आप याद रखिए अपने माइंड में कि कौन सी चीज कहां पर है ना। जैसे सीडीएस वगैरह जैसे एग्जाम्स अगर आप क्लियर करोगे आप, उसमें तो जनरली मैप बना के दे देता है, ये पॉइंट पॉइंट कहां पर करके। पॉइंटिंग का बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये आपको दिख रहा है यहीं पर है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है भीतरकनिका, है ना। यहीं पर एक और है गहिरा माथा, जो कि किसके लिए फेमस है, ऑलिव रिडले कछुए के लिए। और यहीं पर एक लैंड है, छोटा सा आइसलैंड है, जिसको अपन आइसलैंड वाले पार्ट में कवर करेंगे, है ना। वो है आपका व्हीलर आइसलैंड, जिसको किसके नाम पर रखा गया है ना, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर। तो ये सारा जो लोकेशन है वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, पहले हमने देखा था हिमालय, फिर हमने देखा था आपका प्रायद्वीपीय पठार, फिर हमने देखा उत्तरीय मैदान, है ना, फिर हमने देख लिया आपका कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। अब हम देखने वाले हैं इंडियन डिजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो भारतीय में है ना, भारत में जो मरुस्थल है जनरली अपन दो टाइप से पढ़ते हैं, दो टाइप के यहाँ पे है ना पाया जाता है। एक होता है आपका गर्म मरुस्थल यानी हॉट डिजर्ट, और एक होता है आपका शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डिजर्ट। अब आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब पूछ रहे होंगे सर ये हम नया चीज सुन रहे हैं कि भाई ये गर्म और ठंडा क्या चीज है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपन बताने वाले हैं कौन कौन सा क्या चीज है। मेन जो रहता है ना, लगभग 90 टू 95% जो पोर्शन जो कवर कर रखा है वो आपका ये वाला थार वाला पोर्शन है, जिसको बोलते हैं अपन हॉट हॉट डिजर्ट। और इधर जो लद्दाख वाला जो रेंज है इसको अपन बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, आपका कोल्ड डिजर्ट के अंतर्गत। सीधी सी बात है, मरुस्थल मतलब मरु, मरु मतलब किसको बोला जाता है, रेत वाली जो भूमि रहती है जहां पर पानी का यानी नमी का जो अभाव रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मरुस्थल या फिर रेगिस्तान। इंग्लिश में अपन बोल देते हैं इसको डिजर्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं थार डिजर्ट, यानी भारत का जो है ना सबसे विशाल मरुस्थल है वो देखने वाले हैं, जिसका नाम है थार या फिर भारतीय मरुस्थल, ठीक है। इसको भारतीय मरुस्थल, विशाल भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक रेतीला मैदान है ये, है ना, रेतीला मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर जो एवरेज जो क्या बोलते हैं बारिश होती है वो रहती है लगभग 150 mm ओनली, मात्र। एवरेज जो है ना एनुअल जो रहता है वो बारिश जो होती है वो मात्र 150। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बहुत कम है ना वेजिटेशन है, मतलब वनस्पतियां बहुत कम है। तो सीधी सी बात है भाई, सीधी अगर बारिश हो नहीं रही है तो वहां पे वेजिटेशन आएगा कहाँ से, मतलब पौधे उगेंगे कहाँ से, ठीक है। और इस रेंज में क्या होती है, कुछ छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, है ना, वो उन्हीं बालू के टीले में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। मतलब वो जो सैंड पार्ट जो रहता है उसी में निकलती, वहीं से आसपास। जैसे देखो इसका जो लोकेशन है वो कहां पर है, अरावली, क्लियर है। अरावली मैंने बताया था, याद करिए राजस्थान का जो रेंज गुजरात से राजस्थान होते हरियाणा तक जाती है, तो जो अरावली रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके बिल्कुल कौन सी दिशा में, उसके पश्चिमी दिशा में जो रेगिस्तान है ना। और अरावली से हो सकते कुछ एक छोटी मोटी नदियां निकलती होंगी, तो वो नदियां क्या करती हैं, इस पर्टिकुलर रेंज में जाके विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे इसमें अच्छा इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो नदी है उसका क्या नाम है, लूनी, याद रखना। वैसे ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अपन डिटेल में देखेंगे, फिर भी अपनी जानकारी के लिए याद रखना इसका क्या नाम है, लूनी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है आपका इसी क्षेत्र में, है ना, बरकान, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बरकान। ये जो देखा होगा आपने,
है ना। आप याद करिए बचपन में कंप्यूटर में जब अपन देखते थे वॉलपेपर सजाते थे, तो यही चीज था, हमको पता नहीं रहता था क्या चीज है करके। तो क्या है वो? बरकान। क्या होता है बरकान? जो आपके अर्धचंद्राकार यानी आपके इस शेप में जो रहते हैं, ठीक है, ये वाले शेप में अर्धचंद्राकार, है ना, हाफ मून की जो शेप में रहता है, बालू के टीले रहते हैं। यहाँ पे जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, ये वाला शेप ले लेता है। और इन्हीं बालू के जो टीले रहते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है? बरकान या फिर मरकान। और ये कहाँ पे मिलता है? जनरली इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला जो एरिया है ना, स्पेशली आपका जो जैसलमेर है, ठीक है, वहां पर मिलता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं हम लोग? बरकान। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरकान क्या होता है। अब हम देखते हैं शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डिजर्ट। तो ये कहाँ मिलता है भाई? आपको लद्दाख में, है ना। लद्दाख कहाँ पर है आपका? मैंने बता दिया था मैप में, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैपिंग करिए आप। ठीक है, तो ये जो अपन इंडिया का जब मैप बनाते हैं, ये वाला जो रेंज है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से इधर पूर्व दिशा की ओर, ये कहलाता है आपका लद्दाख। ये जो रेंज रहता है ना भारत का, जैसे अपन जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है, जलवायु जब पढ़ेंगे, तो वहां हम देखेंगे कौन कौन सा जो एरिया जहां पर, है ना, बारिश जो पानी है, बारिश का जो पानी वो नहीं पहुंच पाता। तो हिमालय इतना ज्यादा ऊंचा, इतना ज्यादा हाइटेड है, ठीक है, बृहद हिमालय की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है ना, जो आपकी क्या बोलते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। तो इसके इस पार नहीं पहुंच पाता क्या? भारतीय मानसून, भारत की जो है ना बारिश जो होती है वहां पे नहीं पहुंच पाती, और ना पहुंच पाने के कारण ये रेंज क्या रह जाता है? पूरा का पूरा सूखा रह जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग कौन से जोन? रैन शैडो जोन, याद रखना, या फिर रैन शैडो रेंज। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो वृष्टि छाया प्रदेश अपन डिटेल में देखेंगे, तो उसमें से एक जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो कौन सा? आपका लद्दाख। अब चूंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो सीधी सी बात है, जो चीज हाइट पे रहती है और वहां से ठंडी बर्फीली हवाएं भी चलती है, इसलिए जो रेंज है वो कैसे रहता है? बिल्कुल शुष्क रहता है और बिल्कुल ठंडा रहता है। और यहाँ पर भी है ना 10 सेंटीमीटर या फिर बोल सकते हैं आपको 100 mm से भी कम क्या होती है यहाँ पर? बारिश होती है। मतलब राजस्थान से भी कम बारिश होती है। कहां पर? लद्दाख वाले रेंज पे। क्लियर है? रीजन मैंने बता दिया क्या था, ये रैन शेडो जोन में पड़ता है। उसको हम डिटेल में देखेंगे जलवायु वाले चैप्टर में। केवल बस इतना याद रखना कि ये कहां पर है, ये लद्दाख में है, कोल्ड है ना, शीत मरुस्थल है ये। और ये लोकेशन भी मैंने बता दिया कहां पर है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में है। और यहाँ पे भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, याद करो कौन सी नदी है? सिंधु यानी इंडस रिवर। क्लियर है? रिवर वाले पार्ट में भी पूरा डिटेल में हम देखेंगे कौन कौन सी वहां से नदियां, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं। ये वो समय था जब हम लोग गए थे यहाँ पे, है ना। और इसी वैली को बोला जाता है, यहाँ पे एक वैली जिसका नाम है नुब्रा वैली। क्लियर है? कौन सी वैली? नुब्रा वैली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहां पर है ये? तो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल रेगिस्तान है, और यहाँ पे जो ऊंट मिलते हैं ना, ये डबल कुबड़ वाले रहते हैं। कुबड़ मतलब समझते हैं ना ऊंट का, जैसे ये कुबड़ ये दिख रहा है, ये ठीक है, यहाँ पे एक और कुबड़ दिख रहा होगा, तो दो कुबड़ रहते हैं इधर के ऊंट के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो हमारा ग्रुप ऑफ आइसलैंड यानी द्वीप समूह। ठीक, तो द्वीप समूह में हम देखेंगे कौन कौन से भारत में द्वीप समूह है। तो दो द्वीप समूह पर मेजर रूप में पढ़ते हैं, एक होता है आपका अंडमान निकोबार और एक होता है आपका लक्षद्वीप। ठीक, तो चलिए वन बाय वन मैं दोनों कवर करा देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अंडमान। ओके, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? सीधी सी बात है, बे ऑफ बंगाल में, है ना। आप मैप निकाल के देखिए, वहां पर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसका जो पोजीशन है वो कितना है? 6 डिग्री, है ना, नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ। याद करिए इंडिया का जो पोजीशन आप लिखते थे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नोट्स बनाया होगा आपने, ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो तो मैं पुराना ला नहीं सकते, यहाँ पे आपके पास नोट्स होना चाहिए। आप नोट्स को देखिए, मैंने लिखाया था यहाँ पर। तो पोजीशन कैसे था, ये इंडिया अगर हम बनाते थे अपन, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट रहता था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट। तो सिमिलरली अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ये लंबा है बिल्कुल ऐसा, ठीक है। तो ये सबसे नीचे जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार वाला वो मिलेगा आपको 6 डिग्री नॉर्थ पे। और ये ऊपर वाला जो है ना कोको, कोको जो पढ़ेंगे अपन क्या होता है कोको बताएंगे, ये है आपका मतलब सबसे नॉर्थ अंडमान है वो है आपका 14 डिग्री पे। तो ये जो लोकेशन है आप मैप में देखिए, मैं अभी और दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसका लोकेशन है और कहां पर स्थित मैंने बताया, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। टोटल बंगाल की खाड़ी में कितने? लगभग 572 आपके आइसलैंड्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक, जिनमें से इनका जो निर्माण है कैसे हुआ है? जलमग्न पहाड़ों से। मतलब क्या होता है देखो, आपके क्या बोलते हैं जो समुद्र वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी बहुत सारे आपको पहाड़ मिलेंगे। अब अगर वाटर लेवल इंक्रीज कर गया, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पहाड़ नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो ये बहुत समय का खेल है, एक दो दिन का नहीं है, मैंने बताया लाखों वर्षों की प्रक्रिया है। तो जब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कि ये बहुत सारे ऐसे ऐसे माउंटेन रेंज है, अगर यहाँ ऊपर लेवल तक पूरा पानी भर गया तो आपको कुछ नहीं दिखेगा।
लेकिन अगर ये पानी अगर इसी लेवल पे भरा है तो ये छोटे छोटे पार्ट्स दिखेंगे कि नहीं? जैसे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये ऐसा इस टाइप का, ठीक है। ये पहाड़ है, यहाँ पे क्या धीरे धीरे क्या भर गया, पानी भर गया। अगर ये पूरा ऊपर में पानी भर जाए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, पानी धीरे धीरे खत्म हो जाए, हो सकता है यहाँ पर कुछ और होगा, जब पानी का लेवल और डाउन होगा तो वहां पे और दिखेगा। तो इनका जो निर्माण हुआ है किसका, इस आइसलैंड का, यानी इस द्वीप समूह का, इन्हीं पत्थर यानी इन्हीं पहाड़ों से ही हुआ है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो पहाड़ है ना, उभरे हुए जो क्षेत्र है, वही मिलके क्या बनाते हैं, इस द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कुछ द्वीप समूह किनसे बने हुए हैं, ज्वालामुखी से, नहीं जो वोल्केनो रहता है। वोल्केनो क्या होता है, समुद्र में भी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर में ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद किसका शेप लेता है, पत्थरों का यानी पहाड़ों का शेप लेता है, और उसी के कारण ही क्या हुआ है, इन द्वीप समूहों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक है ना ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, याद रखना, क्या नाम है, बैरन। और कहां पर है ये भाई, ये निकोबार द्वीप समूह में। तो कई बार पूछा जाता है कि अंडमान में है ना कौन से ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, तो कौन से है वो, बैरन। और कहां पर है वो, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ की जो अधिकांश है ना जो जनसंख्या है, मतलब जो पॉपुलेशन है, वो ट्राइब्स है, मतलब यहाँ पे जनजाति लोग अधिक रहते हैं, क्लियर। उन जनजातियों के नाम है जैसे कि जारवा हो गया, नॉर्थ सेंटलिज हो गया, ठीक है, आपके ग्रेट अंडमानीज हो गया, है ना, ओंगे हो गया, शैंपेन हो गया, पीने वाला शैंपेन ही याद रखना, ये जनजाति है। इन पर भी कई बार आपके न्यूज वगैरह आपने सुना होगा कि किसी को तीर से उड़ा दिया करके, एक है ना ब्रिटिशर्स था या कोई नॉर्वे का कोई आदमी था। तो ये जो जनजातियों का प्रमुख लगभग मेरे ख्याल से 90 to 95% लगभग यहाँ पे क्या रहते हैं, ट्राइब्स लोग रहते हैं, है ना, इस एरिया में, याद रखिएगा, ठीक है। जनजातियों का भी नाम याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम में कौन कौन सी जनजाति यहाँ की है कि नहीं। साथ ही साथ एक और फैक्ट याद रखना, हम ना एक दो तीन साल पहले यहाँ के जो 3 आइसलैंड थे उनका नामकरण, मतलब उनका नाम बदला गया, ठीक है। तो जो हैवलॉक था, ठीक है, हैवलॉक, उसका नाम रखा गया स्वराज, ओके। जो आपका नील आइसलैंड था इसका नाम रखा गया शहीद, और जो रॉस आइसलैंड था इनका नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके। याद रखना क्या क्या बता रहा हूं, सबसे पहले याद रखेंगे हैवलॉक, हैवलॉक का क्या नाम रखा गया, स्वराज, ओके। नील जो था उसका नाम रखा गया शहीद, ठीक। और जो लास्ट में था रॉस आइसलैंड, उसका नाम क्या रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ओके। और ये जो सारा नामकरण है ना, तीनों का अलग अलग है ना, एक साथ क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है, एक ही दिन, अलग अलग जो द्वीप थे उनके नाम। और ये जो लोकेशन है इसका, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लोकेशन है ये दिख रहा है, ये वाला है, ये है आपका हैवलॉक, ठीक है, ये है आपका नील। और यहीं पर जो आपका पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है, यहीं से लगा हुआ है जिसका नाम है रॉस, ठीक है। ये रॉटलैंड ये अलग है ना, ये कंफ्यूज मत होना, ये रॉटलैंड ये अलग है, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर जो दिख रहा है आपको, पोर्ट ब्लेयर, ठीक, यहीं पे लगा हुआ है जिसका नाम है रॉस आइसलैंड। एक बार आप गूगल मैप यूज करिए, वहां पे आप देखेंगे तो ये सारा चीज मिल जाएगा, बस लोकेशन याद रखना। साथ ही साथ एक और चीज याद रखना, जो अंडमान है ना, उसको भी 4 पार्ट में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो रहता है, ये होता है आपका नॉर्थ अंडमान, है ना, फिर होता है आपका मिडिल अंडमान, ओके, फिर होता है आपका साउथ अंडमान, और यहाँ पे सबसे नीचे ये मिलता है आपको लिटिल अंडमान। साउथ में मतलब सबसे नीचे, याद मत रखना, साउथ से भी नीचे एक और है जिसको बोला जाता है लिटिल यानी लघु अंडमान, है ना। 4 भाग में पढ़ते हैं, कौन सा, उत्तरी, है ना, फिर यहाँ पे हम देखेंगे मध्य, फिर है आपका दक्षिणी, और ये लघु अंडमान। एक और चीज याद रखना, ये लिटिल अंडमान हो गया ये वाला, और इधर निकोबार, जो ये पूरा निकोबार रेंज हो गया है ना, इसको बोलते हैं अपन कार निकोबार। क्या बोल रहा हूँ फिर से समझिए ना, ये है आपका लिटिल अंडमान, और ये नीचे वाला है आपका निकोबार, ये है पूरा आपका अंडमान हो गया, और ये आपका निकोबार, ठीक है। अंडमान को मैंने 4 पार्ट में तोड़ा, कौन कौन सा, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल, ये आपका लिटिल, ठीक है, ये वाला लिटिल। और ये निकोबार को भी 2-3 पार्ट में अपन तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला निकोबार जिसको बोला गया कार निकोबार, इन दोनों के बीच एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किस किसके बीच पड़ता है, तो कौन किसके किसके बीच पड़ता है, ये आपका याद रखना, आपका निकोबार यानी कार निकोबार और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच पड़ता है। इसको डिटेल में अपन देखेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में, ठीक है। अच्छा, ये कौन कौन से उनके बहुत सारे पिक है वहां पे, मतलब पर्वत चोटियां हैं, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कौन कौन सी पर्वत चोटी है, ठीक है। जैसे कि आपका सैडल पिक हो गया, है ना, माउंट डियोवली हो गया, माउंट कोएब हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। तो ये सारे जो पिक्स हैं, यानी जो आपके पर्वत शिखर हैं, कहां पर है ये आपके क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, इसका जो लोकेशन अगर मैं बात करूं तो इसका लोकेशन कहां से कहां तक मिलने वाला है मेरे को,
ये मिलेगा आपको 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ। जैसे मैंने लास्ट वाला बताया था बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। और ये कहां पर स्थित है? अरेबियन सी में, मतलब अरब सागर में स्थित है। ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल निक्षेप, प्रवाल मतलब जो होता है कोरल, कोरल रीफ आपने सुना होगा। वो मैं इन्वायरमेंट जब कराऊंगा तो वहां पे डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है कोरल रीफ, इंडिया के कौन कौन से रेंज है जहां पर कोरल रीफ पाया जाता है। तो बस अभी के लिए केवल इतना याद रखना, कोरल जो रीफ रहता है उनके निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर लगभग 36 टोटल 36 आइसलैंड है, जिनमें से 11 में है ना 11 पे लोग रहते हैं और बाकियों में नहीं रहते। यहीं पर एक पिटली आइसलैंड है, याद रखना क्या नाम है? पिटली। ओके, और जहां पर इंसान नहीं रहते लेकिन कौन रहते हैं वहां पे? पक्षी रहते हैं। तो ये एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्लियर है? याद रखना, इंसानों की आत्मा भटकती होगी वहां पे, बट इंसान नहीं रहते। कौन रहते हैं वहां पे? पक्षी रहते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बहुत जो इंपॉर्टेंट सीमा रेखा होते हैं, यानी आपकी जो चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो जो 8 डिग्री चैनल, ये किसके किसके बीच है भाई? इसको आप अच्छे से नोट करके रखना, पहले से बोल रहा हूं, है ना। मिनिकॉय और आपके मालदीव, इन दोनों के बीच जो चैनल्स, चैनल कुछ नहीं है, जो आप अपन पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, इधर से 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, जो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, बस वही चीज है, कुछ नहीं है। 0 डिग्री से आप ऊपर चलिए, ठीक है, इधर 8, 9, 10, 11, इंडिया का लोकेशन कहां से शुरू होता है ना, 8 से शुरू होता है आपका। ठीक है, तो ये जो कुछ नहीं है, ये आपके जितने आपको लैटिट्यूड में रहे, जितनी अक्षांश रेखाएं मिल रही है, उसी को हम लोग चैनल का नाम दे देते हैं। ये ऐसा है ना, क्यों न्यूज चैनल नहीं है ना, याद रखना कौन सा, ये लैटिट्यूड है। ठीक है, तो 8 डिग्री, 8 डिग्री किसके किसके बीच है? कई बार पूछा गया एग्जाम में, मिनिकॉय और मालदीव। जो लक्षद्वीप का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं मिनिकॉय। ठीक है, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो है उसी को बोला गया है 8 डिग्री चैनल। ओके, नेक्स्ट जो रहने वाला है वो है आपका 9 डिग्री चैनल। ये कौन कौन सा है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। क्लियर है? लक्षद्वीप को दो पार्ट में बताया ना, नीचे वाला पोर्शन मिनिकॉय है और ऊपर वाला आपका लक्षद्वीप है। तो दोनों के बीच जो चैनल मिलेगा वो है आपका 9 डिग्री। 10 डिग्री अभी मैंने बताया था लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच है। ओके, और एक और जो है जिसको बोला जाता है कोको चैनल। कौन सा बोलते हैं अपन? कोको चैनल। तो सबसे ऊपर है, अभी मैपिंग में दिखाऊंगा, डोंट वरी, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान और इधर म्यांमार पड़ता है अपना। ठीक है, तो उन दोनों के बीच एक जो चैनल मिलेगा उसको कौन सा चैनल बोलते हैं हम लोग? कोको चैनल। याद रखना कौन सा चैनल? कोको चैनल। ठीक है, चलो सबको थोड़ा सा दिखा देता हूं एक बार मैपिंग के थ्रू में। ये दिख रहा है आपको, इधर देखना, यहां पर भी आपको दिख रहा होगा, ये 8 डिग्री है ना। तो ये किसके किसके बीच मिलेगा आपको? लक्षद्वीप और आपका मालदीव, या फिर अपन लक्षद्वीप का नीचे वाला पोर्शन कौन सा था आपका? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 9 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो 9 डिग्री किसके किसके बीच? थोड़ा सा ऊपर चले यहाँ पर, तो ये वाला लक्षद्वीप वाला रेंज हो गया, है ना। और नीचे आपको मिलेगा आपको मिनिकॉय, तो उन दोनों के बीच जो मिलेगा वो कहलाएगा आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक, यहाँ पे चले इधर, ये है आपका कौन सा? लिटिल अंडमान, और ये आपका कार निकोबार, है ना। यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये रेंज वो कहलाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये है आपका अंडमान वाला रेंज, और इधर है आपका कौन सा? आपका म्यांमार। ठीक, तो यहाँ पर एक जो रेंज मिलता है चैनल, उसको हमने क्या बोला था? कोको चैनल। तो सारा का सारा खेल मैपिंग का है, स्पेशल कुछ नहीं है। ठीक, चलिए थोड़ा सा अपन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैसेज है जिसका नाम है, एक जल संधि जिसका नाम है डंकन। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, डंकन पैसेज कहाँ पर है? तो जो अंडमान है ना, अंडमान मैंने बताया था ना, दो हो गया, ये साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये आपका लिटिल अंडमान। तो इन दोनों के बीच 4 पार्ट में किए थे ना हमने। सबसे पहले था नॉर्थ, फिर था आपका मिडिल, फिर था आपका साउथ, और सबसे लास्ट में था आपका, है ना, आपका लिटिल अंडमान। तो साउथ और लिटिल जो दोनों के बीच जो खाली जगह दिख रहा है, जो पैसेज दिख रहा है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डक्कन पैसेज, सॉरी डंकन पैसेज। डक्कन नहीं है, डक्कन वो उधर वाला रहता है, किसमें? साउथ वाला में। ये क्या है? डंकन, है ना, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। डंकन, डक्कन और डंकन दोनों अलग है। तो डंकन पैसेज कहां पर है आपका? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी दक्षिण अंडमान और आपका सबसे छोटा या फिर लघु अंडमान, इन दोनों के बीच है। इस पैसेज का क्या नाम है? डंकन पैसेज। ठीक, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आइसलैंड है, जैसे कि ये हो गया आपका व्हीलर आइसलैंड। ठीक है, ये जो व्हीलर द्वीप है ये कहां पे मैंने बताया था? याद करो, स्टार्टिंग में जब वहां पे मैं बताया था, ओडिशा का हमने पारादीप देखा था ना। जो पारादीप था वो किसके लिए फेमस था बताया मैंने? आपके आयरन ओर और एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट के लिए फेमस था। ठीक है, तो ये जो आपका क्या बोलते हैं व्हीलर आइसलैंड है, ये बिल्कुल यहीं पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है, ओके, वहां से बिल्कुल लगा हुआ है। ये है आपका पारादीप,
और इसका नाम किसके आधार पर किया गया मैंने बताया था, हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट है ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पर। और साथ ही साथ क्या है, ये इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज है। क्या चीज है, इंटीग्रेटेड है ना मिसाइल यानी एकीकृत मिसाइल परीक्षण केंद्र है। यहाँ पर जितने भी किसके, डीआरडीओ के, याद रखना डीआरडीओ के जितने भी मिसाइल वगैरह एंड ऑल, जितने भी है ना डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजों का जो टेस्टिंग होता है वो कहां पर होता है, यहीं पर होता है। कहां पर है लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है आपका कटक है, ये है आपका पारादीप है, और ये यहाँ पर है आपका व्हीलर आइसलैंड, जिसका नामकरण किसके आधार पर, मतलब किनके किनके नाम पर किया गया है, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। उसके बाद एक और है जो बहुत चर्चा में रहता है, वो है आपका न्यूमर, याद रखना क्या नाम है, न्यूमर। ओके ओके और इसका और बहुत सारा नाम है, जैसे कि तलपट्टी हो गया, पूर्वाशा द्वीप हो गया। कहां पर है ये देखो, ये आपका बाउंड्री लाइन है, ये वाला इधर इंडिया का है और इधर आपका बांग्लादेश है, तो ये बिल्कुल यहीं पे नीचे पे है। और इसीलिए इन दोनों देशों के बीच क्या होता है, जनरली विवाद का विषय रहता है कि भाई ये तेरा है कि मेरा है करके, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि न्यूमर आइसलैंड का विवाद किन देशों के बीच है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच। लोकेशन आपने देख लिया, ये यहाँ पर है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन है इंडिया का, ठीक है। तो इधर बिल्कुल उसके नीचे में जो आइसलैंड है जिसका नाम है न्यूमर, और ये भी यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता है ना, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका पारादीप वाला जो था वो वाला रेंज था, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पंबन। ओके, ये भी बहुत फेमस है ना, बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है, ठीक। तो ये जो पंबन आइसलैंड है ना, ये रामेश्वरम आपने सुना होगा, ठीक है, तो बिल्कुल उसी को बोला गया है पंबन। ओके, और ये किस में पड़ेगा, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। और यहीं पे जो दो जगह है उनका नाम याद रखना, एक होता है आपका पाक स्ट्रेट और एक होता है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, है ना, मन्नार की खाड़ी, इसी रेंज को बोलते हैं। तो दो चीज याद रखिएगा, है ना, एक साथ में पूरा यहाँ पे कवर कर रहा हूं। सबसे पहले देखना कहां पर है, कहां पर बताया मैंने, ये रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। साथ ही साथ जो ग्रुप है, जो ब्रिज का ग्रुप है, उसको एडम ब्रिज भी बोलते हैं। कई बार पूछा गया एग्जाम में, एडम ब्रिज है ना, ग्रुप समूह क्या चीज है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्रिजेस मिलेंगे, ठीक है, उसी को बोला गया है एडम ब्रिज, क्लियर। और ये जो रेंज कहलाता है, मतलब पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य, ये दो देशों के बीच जल समझौता है, किसके किसके बीच, याद रखना, ये है इंडिया और ये है आपका श्रीलंका। तो इन दोनों के बीच जो जल समझौता किसके नाम से हुआ है, पाक स्ट्रेट यानी पाक जल डमरू मध्य के नाम से। और यहीं पर जो खाड़ी है, यहीं पर जो गल्फ वाला जो रेंज है, उसी को बोला जाता है मन्नार की खाड़ी, जो आपका मरीन नेशनल पार्क है ना, बहुत फेमस है, पूरा हम लोग डिटेल में देखने वाले एनवायरमेंट वाले पार्ट में, तो वहां पे मैं है ना कवर कराऊंगा। ओके, बस अभी के लिए केवल इतना याद रखना, इसको बोला जाता है इस रेंज को पाक स्ट्रेट, ठीक है। और ये पंबन जो आइसलैंड है वो कहां पर है, आपका रामेश्वरम। और अगर मैं स्टेट की अगर बात करूं तो कौन सा स्टेट आएगा मेरा, तमिलनाडु, ठीक, ये याद रखना। ओके, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइंस की अगर मैं बात करूं, है ना, तो दो तीन बाउंड्री लाइंस हैं, वो अपन याद रखना। सबसे पहले जैसे अगर मैं डूरन लाइन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डूरन लाइन किसके किसके बीच है, आपका इंडिया सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, याद रखना, ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान वाला रेंज हो गया, है ना, ये अफगानिस्तान है और ये पाकिस्तान, इन दोनों के बीच जो लाइन है, ठीक है, जो भी बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, उसको अपन जानते हैं डूरन लाइन के नाम से। मैकमोहन लाइन ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, किसके किसके बीच है, ये इंडिया और चाइना के बीच है ये, ठीक है, जहां जहां भी इंडिया चाइना लाइन मिलेगा, ओके, वो किसके नाम से जाना जाएगा, मैकमोहन। और रेड क्लिफ जो है वो किसके किसके लिए है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए। साथ ही साथ याद रखना ये बांग्लादेश में भी काम करता है, क्यों, क्योंकि जब वो बना था, यानी रेड क्लिफ लाइन जब है ना इसको बनाया गया था, या फिर जिसका जब नामकरण किया गया था रेड क्लिफ सर के नाम पे, तो ये जो था ये कहलाता था आपका ईस्ट, है ना, वेस्ट पाकिस्तान, और ये कहलाता था आपका ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में 1971 में बना बांग्लादेश, ठीक है, उस समय तो पता नहीं था। तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो इन दोनों के लिए, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। ओके, तो दोस्तों ये था ओवरऑल आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, है ना। इसमें एक पार्ट जो रह गया है वो है आपका पासेस, यानी भारत की जो प्रमुख दर्रे हैं, तो उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, जो भारत की जो प्रमुख पासेस हैं, प्रमुख जो दर्रे हैं उस पे। ये वीडियो था आपका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का। अगला जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे ड्रेनेज सिस्टम पे, मतलब भारत की जो नदियां हैं उस पर। अगर ये वीडियो लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।